गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ आगे बात करेंगे परमाणु की संरचना की। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा परमाणु के बारे में, तो उसको मैं आपको पहले 1 मिनट में समराइज कर देता हूँ, उसके बाद फिर आज आगे चलेंगे हम। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट हम पढ़ रहे थे परमाणु के बारे में। हमने पढ़ा था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाज्य कण है। परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। आगे हमने पढ़ा कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। फिर हमने पढ़ा कि परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है या परमाणु सामान्य अवस्था में न्यूट्रल होता है। यह बात हमने पढ़ी। फिर हमने इसके बाद पढ़ा परमाणु के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हमने परमाणु के मूलभूत कण में इलेक्ट्रॉन पढ़ा। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताया कि सब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक व्यक्ति ने 1897 में की और उन्होंने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया। कहा कि जो परमाणु है वो एक ऋणावेशित कण है। परमाणु एक ऋणावेशित कण है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, जबकि परमाणु जो शब्द दिया था वो स्टोनी ने दिया था। अगला हमने पढ़ा कि साहब परमाणु के अंदर प्रोटॉन की खोज वास्तव में गोल्डस्टीन ने की और जो परमाणु शब्द था वो 1919 में रदरफोर्ड ने दिया। जबकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन की जो खोज है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन की जो खोज है वो तो की है गोल्डस्टीन ने, और परमाणु जो शब्द दिया है वो किसने दिया बोलो भैया? रदरफोर्ड ने। ठीक है ना। जैसे अगर अपन बात करें कि जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की है और इलेक्ट्रॉन शब्द दिया स्टोनी ने, ऐसे ही प्रोटॉन की खोज की है किसने? गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन जो शब्द दिया वो किसने दिया बोलो भैया? रदरफोर्ड ने दिया है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। फिर हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन के बारे में। सर न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक नामक व्यक्ति ने की। उदासीन कण है, आवेश का मान 0 होता है। ये था। फिर हमने थोड़े से परमाणु मॉडल की बात की थी कि जो परमाणु मॉडल था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, तो उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल में क्या कहा कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जैसे कि लड्डू में काली मिर्च या तरबूज में बीज। लेकिन ये जो मॉडल है ज्यादा सही साबित नहीं हुआ। इसके बाद हमने थोड़ी सी जानकारी की रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्लेटिनम प्रयोग की बात की। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु के बीचों बीच में भारी धनावेशित कण पाया जाता है, जिसे बाद में चल करके हमने नाभिक नाम दिया। इसलिए नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड नामक व्यक्ति ने की। रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ये बताने में सक्षम हुए क्योंकि अगर हम बात करें मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत की या मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो थ्योरम थी, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन चारों कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चारों चक्कर लगाता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या विकिरण का उत्सर्जन करता है, तो धीरे धीरे वो ऊर्जा उसकी नष्ट हो जाएगी, वो नाभिक में आ जाएगा। तो इस चीज के बारे में ज्यादा वो डिटेल से नहीं बता पाए। ये रदरफोर्ड जो मॉडल था स्वर्ण पत्र प्लेटिनम प्रयोग, जो उसका परमाणु मॉडल था, उसकी थोड़ी खामियां थी। इस कमी को दूर करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों नील्स बोर का मॉडल आया। नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया। नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर के नील्स बोर ने परमाणु के एक नया मॉडल दिया। उस परमाणु के मॉडल में क्या कहता है नील्स बोर कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में या निश्चित कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं बोलो? चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं को कोश कहा जाता है या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है बोलो भैया? अलग अलग होती है। ठीक है। और इस जो अगर अपन बात करें कि जो कूलाम था, एक आपने नाम सुनो, कूलाम का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य स्थिर जो बल के कारण, कूलाम का एक आपने आवेश का नियम पढ़ा होगा। तो कूलाम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच जो बल लगता है उस बल के कारण जो उसे ऊर्जा मिलती है वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में घूमने के लिए मदद करती है। तो ऊर्जा एक तरीके से अपकेंद्रीय बल प्रदान करती है।
तीसरी बात ये कही कि सब जो नील्स बोर है वो अपने परमाणु मॉडल में क्या कहता है कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग MVR का मान h/2π होता है। यानी कि जो MVR है कोणीय संवेग, MVR का मान NH क्या होता है बोलो 2π होता है। या n तो कक्षा हो जाएंगी 1 2 3, h मैक्स प्लैंक हो जाएगा, पाई आप जानती हो कांस्टेंट राशि 22/7। तो कहने का मतलब यह है कि जो नील्स बोर का जो मॉडल था वो अपने मॉडल में बताने की बात कर रहा है। नील्स बोर में ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के अंतर्गत वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो उस ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं या एनर्जी को उत्सर्जन करते हैं। जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं होती हैं, अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं होती हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, और जो नाभिक के दूर वाली कक्षाएं होती हैं उनकी जो ऊर्जा है वो थोड़ी ज्यादा होती है। क्या होती है बोलो भैया? ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब जब कोई परमाणु पहली कक्षा दूसरी कक्षा में जाता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाहर वाली कक्षा से अंदर आता है तो ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। कहने का मतलब नाभिक के पास वाले जो कक्षा होती है उनकी ऊर्जा कम और दूर वाली की ऊर्जा ज्यादा होती है। इसलिए नील्स बोर ने क्या किया, परमाणु को एक तरीके से परमाणु को समझाने का उन्होंने अच्छा प्रयास किया कि परमाणु संरचना की जो हम बात करना चाह रहे हैं थोड़ा ध्यान से देना कि क्या कहना चाह रहा है कि ये परमाणु है, ये परमाणु के बीच बीच में कौन है बोलो? नाभिक है। प्रिय विद्यार्थी आप जानते हो नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। और ये जो नाभिक है इसके चारों ओर ये क्या पाई जाती है? कक्षाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बोलो? कक्षाएं पाई जाती है ना। ये हमारी कक्षाएं हो गई। ये तो हो गया नाभिक या न्यूक्लियस, ठीक है। यह आपको पता है नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड नामक व्यक्ति ने की। नाभिक में परमाणु के दो मूलभूत कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलकर हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भैया? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो है कक्षाओं पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो पहले वाली कक्षा होती है इसे भैया नाम दिया जाता है K, दूसरी वाली कक्षा को L, तीसरी को M, चौथी को N। इसी तरीके से आगे वाली कक्षाओं को आगे। तो ये जो कक्षाएं हैं, प्रिय विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो कक्षाएं हैं K, L, M, N, इन हम कक्षा कह देते हैं या प्रिय विद्यार्थी ने ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बोलो? कक्षा या ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं, या इन्हें कोष भी कह देते हैं, कोष भी कह देते हैं। तो ये हमारे पास चार कक्षा है K, L, M और N। अगर हम आगे चल के बात करें, ये जो कक्षाएं होती हैं इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अगर हम वास्तविकता में बात करें कि जो परमाणु की पहली कक्षा होती है, तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखना, परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु की जो दूसरी कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझा देंगे धीरे धीरे। कितने पाए जाते हैं बोलो? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी जो कक्षा होती है परमाणु की उसमें 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से आगे आगे इलेक्ट्रॉन जाती हैं। यानी कि ये जो हमारी कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इनका नाम है K, L, M और N। ये तो हो गई कौन बोलो भैया? कक्षा। ये जो कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो सामान्य सूत्र होता है, तो प्रिय विद्यार्थियों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का सामान्य सूत्र होता है 2n²। जो कक्षाएं होती हैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का सामान्य सूत्र होता है 2n²। अब दिमाग में आता है सर ये n क्या होता है? जहां n बराबर होता है, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 दैट इज, जहां n कक्षाओं की संख्या है, जैसे 1 2 3। अगर पहली कक्षा है, पहली कक्षा को 1 बोलेंगे, यानी K का L 1, L का मतलब 2, M का मतलब 3, N का मतलब 4। तो पहली कक्षा 1 है। जब हम n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 2 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यानी कि ये तो हो गया हमारा एक तरीके से कक्षा का नाम। ये तो क्या बोलो? कक्षा का नाम, कक्षा का नाम।
और ये है विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कक्षा का n का मान के लिए आप 2 लेंगे, n का मान 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। चलो वेरी गुड। अब कक्षा का n का मान लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूना 18, तो अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं m में 18। चौथी कक्षा 4 का स्क्वायर 16 दूना 32। ऐसे अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम आगे ले लेंगे। कुल मिलाकर के जो कक्षाएं होती हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा, उनको नाम दिया गया है K, L, M और N। जो पहली कक्षा K है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों आगे जाकर के हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षाओं के अंदर कक्षक पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वास्तव में कक्षकों के अंतर्गत भरे जाते हैं। अब कक्षकों के अंदर भरे जाते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो पहली जो कक्षक K है इस कक्षा के अंदर केवल एक ही कक्षक पाया जाता है और उसका नाम है S। क्या नाम बोलो भैया S। और जो दूसरी कक्षा है उसके अंदर 2 कक्षक पाए जाते हैं, एक S और एक P। जो तीसरी कक्षा M इसके अंदर 3 कक्षक मिलेंगे, S, P और D। और जो चौथी कक्षा है इसमें 4 कक्षक मिलेंगे, S, P, D और F। तो प्रिय विद्यार्थी फिर ध्यान देना, पहली जो कक्षा है पहली कक्षा में कितना कक्षक 1, कौन S, सॉरी। दूसरी कक्षा में कितने कक्षक बोलो 2, कौन S और P। तीसरी में SP, D और चौथी में SP, D, F। अब इलेक्ट्रॉन हकीकत में कक्षाओं में उपस्थित कक्षकों में भरे जाते हैं। तो फिर हमने एक टेबल बनाई, सॉरी, फिर हमने टेबल बनाई। देखो ये तो लिखा कक्षक का नाम, कक्षक का नाम, और फिर वही अपन ने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कक्षक का नाम पहले का S, दूसरे का P, तीसरे का D और चौथे का F। ये कक्षक का नाम है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से समझेंगे कि हमारे पास 4 कक्षक हैं S, P, D और F, या इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे ये 4 हमारे पास होटल हैं, एक S, एक P और एक D और एक F। ये हमारे पास 4 होटल हैं। पहली होटल है जिसका नाम S, S का मतलब S फॉर स्टार होटल। तो प्रिय विद्यार्थियों S का मतलब S, S फॉर स्टार। स्टार होटल के एक कमरे में अधिकतम 2 व्यक्ति ही ठहर सकते हैं। स्टार होटल है उसका एक कमरे में केवल कितने लोग ठहर सकते हैं 2 ठहर सकते हैं। ये हमारे पास एक पॉपुलर होटल है, लोकप्रिय होटल है। इस लोकप्रिय होटल के एक कमरे में अधिकतम 6 व्यक्ति ठहर सकते हैं। कितने ठहर सकते हैं बोलो 6 व्यक्ति ठहर सकते हैं। इसके लोकप्रिय होटल के एक कमरे के 3 भाग कर दिया। जैसे एक कमरा है ना, इसके पार्टीशन कर दिए इसे 3, तो एक एक में ये 2-2 रह लेंगे, ऐसे ये ऐसे रह लेंगे भाई, ठीक है ना, इस तरीके से रह लेंगे। अगला जो डी कक्षक है, डी फॉर डांसिंग होटल। डांसिंग होटल के एक रूम में अधिकतम 10 व्यक्ति ही डांस कर सकते हैं। 10 से ज्यादा डांस नहीं करेंगे, मैक्सिमम 10 पीपल डांस कर सकते हैं। 10 से कम हो सकते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा 11 नहीं होंगे। सर डांसिंग होटल में रूम बुक करा है, अब 11 आदमी हो और सब आपने कहा सर एक कमरा चाहिए, कितने लोग हैं 11। बोलो 11 तो नहीं, एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ही आएंगे। बोलो साहब हम आप 11 का पेमेंट ले लो, हम तो 11 ही रहेंगे। बोलो ना, आपको अगला कमरा और लेना पड़ेगा। तो भैया 10 से ज्यादा अलाउ नहीं हो किसी भी हालत में। यह फॉर फाइटिंग होटल। फाइटिंग होटल के एक रूम में अधिकतम 14 लोग ही फाइट कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखना, कक्षक का नाम S, इलेक्ट्रॉन संख्या, पहला कक्षक जो S है, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरी होटल है P, P फॉर पॉपुलर होटल। पॉपुलर होटल के एक रूम में 6 व्यक्ति ठहर सकते हैं। D फॉर डांसिंग। डांसिंग होटल के एक रूम में केवल 10 लोग ही डांस कर सकते हैं। और F फॉर फाइटिंग। और फाइटिंग होटल के एक रूम में कितने व्यक्ति डांस करते हैं, बोलो 14 व्यक्ति फाइट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो S कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, P कक्षक में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब यहां से भी कई बार क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि किसी परमाणु के P कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो किसी भी परमाणु के P कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई किसी परमाणु के F ब्लॉक में या F कक्षक में अधिकतम
कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? बोलो 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो परमाणु के बारे में थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी है, इनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, साइंस वाले तो समझ ही रहे होंगे। खैर, तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी हमको जीरो से हीरो बनाना है और उनको भी अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने, नंबर दिलवाने, उनको भी सफलता प्राप्त करवानी है। तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, दोबारा फिर बताएंगे आप मुझे एक बार। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि सब परमाणु संरचना की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, परमाणु के बीचों बीच में कौन पाया जाता है? नाभिक। नाभिक की खोज किसने की? 1911 में रदरफोर्ड ने की। नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। नील्स बोर ये कहता है कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग MVR का मान h/2π होता है। ज्यादा समझने की दिक्कत नहीं है कि साहब h/2π क्या होता है, बस इतना ही सफिशिएंट है। इसके अलावा ये जो कक्षाएं होती हैं इन्हें हम ऊर्जा स्तर या कोष कहते हैं। इन कक्षाओं का जो हमने नाम दिया K, L, M, N, O, P, जैसे जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ते चलेंगे। ये जो K कक्षा है, इस K कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे प्रिय विद्यार्थियों? 2। दूसरी जो कक्षा है L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। तीसरी जो कक्षा है M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। चौथी जो कक्षा है N के अंदर कितने आएंगे? बोलो 32। तो देखो प्रिय विद्यार्थी, पहली कक्षा K है, K में केवल पहली जो कक्षा K है इसमें प्रिय विद्यार्थी केवल एक ही कक्षक मिलेगा और वो कक्षक होगा S। और किसी भी परमाणु के S कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी जो कक्षा L, इसमें 2 कक्षक मिलेंगे S और P। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 कक्षक मिलेंगे S और P। S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। P में कितने? 6। तो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस P में 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बोलो 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास तीसरी कक्षा M में 3 कक्षक मिलेंगे S, P, D। S, P और D। S, P और D की अगर हम बात करें तो S, P, D, S में कितने इलेक्ट्रॉन? भाई तीसरी कक्षा हमारे पास M ऊपर लिख देता हूं, नीचे नहीं दिख रहा होगा। दूसरी कक्षा M में 3 S, P और D। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 और D में 10। तो कितना आ जाएगा? 10 अच्छा 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे हमारे पास अगली कक्षा N में कितने कक्षा होंगे? S, P, D और F। 4 कक्षा होंगे, S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, F भी होगा। वही S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। इनको जब टोटल करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कोई दिक्कत बोलो यहां तक? तो ये हमने पढ़ा। आगे चल के अगर अपन वास्तविकता में बात करें धीरे धीरे तो मैं ये एक छोटी सी बात, हमें इलेक्ट्रॉन भरने की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई। क्वेश्चन ये कहता है किसी भी परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी कक्षा के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का सामान्य सूत्र 2n² होता है। ये वाला 2n² होता है। कोई दिक्कत बोलो? आगे चल के अगर अपन वास्तविकता में बात करें तो देखो, अपन यहाँ भी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। बताने को तो परमाणु मॉडल में बहुत सारी बातें, एक इतना बड़ा टॉपिक है परमाणु और परमाणु संरचना का कि अगर आप इसको 1 महीने तक लगातार पढ़ो तब भी ये खत्म नहीं हो। तो लेकिन अपन को ये तो है नहीं साहब इतना विशेष डिटेल पढ़ना है, तो अब ये जो काम की चीजें वो बता रहे हैं जो एग्जाम को टच करती हैं, है ना। नहीं तो बाकी की ये साहब ये कक्षा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में भरे होते हैं, हुंड का नियम, वो नियम, वो नियम, तो उनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बीच में बताता रहूंगा। आगे देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास परमाणु की संरचना हुई। आगे अगर हम बात करें तो परमाणु से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी हमारे पास है कि देखो, ये जो परमाणु हैं इन्हें व्यवस्थित करने के अलग अलग तरीके आए। इन्हें मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में, मेंडलीफ ने तत्वों को या परमाणु को अपनी आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। और मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को या परमाणुओं को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। मोजले ये कहता है कि किसी भी परमाणु के या किसी भी तत्व के रासायनिक गुणों की व्याख्या परमाणु क्रमांक से ज्यादा सटीक या अच्छे तरीके से की जा सकती है बजाय परमाणु भार के। तो पहले जो आवर्त सारणी चलती थी वो चलती थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी,
लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो भैया आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो हैं वो मोजले हैं। मोजले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। ओके, अब देखो, सुनो ध्यान से। हमें ये जो परमाणु पढ़ना है, इनसे पहले कुछ 2-3-4 बातें हैं, उनको समझना है। अगर किसी भी परमाणु को आप रिप्रेजेंट करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो देखो परमाणु को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्स जेड ए। ये जो प्रिय विद्यार्थी जो एक्स है ना, एक्स ये तो है तत्व का प्रतीक, तत्व का प्रतीक या सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये जो जेड है ना, जेड ये वास्तव में एटॉमिक नंबर है या परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ए है, ये एक्चुअल में एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करता है। ये द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या या इसका दूसरा नाम है परमाणु भार को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको लिखना होगा तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत बोलो? इस फॉर्म में लिखा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे चल के आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो एक्स, तो जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट दे रखा है, हम एक सिंपल से एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे आपको जाना पहचाना एक एलिमेंट है सोडियम 11Na23। अभी आपको समझा देंगे धीरे धीरे। सोडियम एक हमारे पास एक एलिमेंट है। सोडियम को Na से लिखा जाता है, नेट्रियम से नमक में पाया जाता है। ये 11Na23 का मतलब क्या है? जो 11 है ना नीचे, हम इसको अगर उस फॉर्म में लिखें तो एक्स जेड ए, तो जो ए होता है ना, ये तो होता है परमाणु भार, परमाणु भार। और ये जो जेड होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक। तो नीचे वाला तो परमाणु क्रमांक और ऊपर वाला और ये तत्व का प्रतीक है। तो मुझे एक बार तो आप ये बताओ कि जो ये सोडियम है एन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? बोलो 11। चलो वेरी गुड। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर ऑफ नेट्रियम इज इक्विवेलेंट टू 11। और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना है, यानी परमाणु भार कितना है? तो प्रिय विद्यार्थी परमाणु भार है 23। तत्व का नाम आपको पता है, क्या नाम है? Na, नेट्रियम है। सोडियम शब्द लैटिन भाषा के नेट्रियम शब्द से बना है, आगे व्याख्या करके बता देंगे। तो अब आपको जो आगे सीखना है तो वो एक थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो प्रिय विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। हकीकत में जो ये परमाणु जो क्रमांक है ना, ये तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। यानी कि जो परमाणु क्रमांक को एक्चुअल में परमाणु क्रमांक का जो निर्धारण है वो वास्तव में प्रोटॉनों की संख्या से किया जाता है। अब आपको पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं भैया, उन पर होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। पूरा परमाणु सामान्यतः उदासीन होता है। अरे जब भैया परमाणु पूरा उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन पर धनावेश, तो जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, तभी तो परमाणु क्या होगा? ओवरऑल उदासीन होगा। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखना कि जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं इसे लिख सकता हूं, परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई दिक्कत? कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार को अपन सॉरी परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को हम जेड से लिखते हैं, प्रोटॉन की संख्या को पी से और इलेक्ट्रॉन संख्या को ई से। प्रोटॉन की संख्या को ई प्लस से लिख देते हैं ना, पी से लिख देते हैं या इसको ई प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जेड ये लैटिन भाषा के जीसस शब्द था जिससे परमाणु क्रमांक लिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थी कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सर परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन सर परमाणु के मूलभूत कण 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो इसका खास दोस्त था प्रोटॉन का, जो जीवन भर एक ही रूम में एक साथ रहते हैं, वो तो यहां दिख ही नहीं रहा, वो कैसे निकालेंगे? तो देखो ध्यान दीजिए कि प्रिय विद्यार्थियों, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर
न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तो न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर परमाणु भार यानी कि a और परमाणु क्रमांक z, तो a माइनस z कर देना, किसकी संख्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं, चलो सोडियम की ही बात करते हैं। ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है बोलो भैया? 11। तो मुझे बताओ सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो परमाणु क्रमांक हो गया सोडियम कितना बोलो? 11। परमाणु भार कितना हो गया? चलो वेरी गुड, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 23। अब मुझे बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें? 11, क्योंकि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बोलो? चलो वेरी गुड 11। न्यूट्रॉन की संख्या होगी परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार कितना? 23 माइनस 11 बराबर क्या हो गया बोलो? 12। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत इसमें? एक एलिमेंट और लेते हैं, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं, एक तत्व और लेते हैं, फिर इनको अपन समझने की कोशिश करते हैं। कई बार देखो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन जीडी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछ लेते हैं, रीट्वीट में के एग्जाम पूछ लेते हैं। जैसे एक बार रेलवे में पूछ लिया गया था ये वाला सवाल और मैं आपको बता ही रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं और आए हुए क्वेश्चन ये। जैसे आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया सिंपल सा 13Al27। तो देखो एल होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक धातु होती है, हल्की और मजबूत धातु, बताएंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। तो ये 13Al27, सबसे पहले मुझे प्रिय विद्यार्थी ये बताओ कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, बताओ परमाणु क्रमांक कितना है? तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है बोलो भैया? 13। ठीक, अब अगर मैं बात करूं परमाणु भार की, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी बोलो? 27। तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार होगा 27। अब मैं आपसे कहूं मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम के अंतर्गत कितने प्रोटॉन हैं? तो बताओ प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी बोलो? 13, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन। अब मैं आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी बोलो भैया? 13। अब मैं आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या, तो भैया न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार कितना? 27 माइनस 13 बराबर कितना जाएगा? 14। ये लो, क्योंकि अब आप जानते हो कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद, और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। कोई दिक्कत इसमें? चलो तो दिक्कत नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा और आगे चलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के या परमाणु के, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एलिमेंट्स के, तो इनको थोड़ा थोड़ा समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक छोटी छोटी बातें अगर हमसे नहीं आएंगी तो फिर आगे दिक्कत आएगी। एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको, और ऐसी बात नहीं है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। कई बार आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि आप ये दिमाग से निकाल देना सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, पूछे भी जाते हैं यहाँ से। अब हमारे पास परमाणु से संबंधित कुछ सिंपल सी 3-4 टर्म है, उन टर्मों को और देख लेते हैं ना। तो देखिए जैसे अगर अपन बात करें, हमारे पास टर्म है समस्थानिक, समस्थानिक या आइसोटॉप्स, समस्थानिक आइसोटॉप्स। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, समस्थानिक या आइसोटॉप्स की अगर हम बात करना चाहें, ये पहली टर्म है। फिर हम पढ़ेंगे समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। चलो देखते हैं समस्थानिक। तो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है बोलो भैया? समान। और स्थान का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो देखो समस्थानिक किसे कहते हैं कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिकों कहलाते हैं। जैसे एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1H1 पहला समस्थानिक, दूसरा समस्थानिक है 1H2, तीसरा समस्थानिक है 1H3। तो देखो 1H1, मुझे ये बताओ 1H1
का परमाणु क्रमांक कितना हाइड्रोजन का? 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु भार 1, इसका 2, इसका 3। तो ये एक ही तत्व है, कौन? हाइड्रोजन। एक ही तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलग अलग परमाणु है 1s1, 1s2, 1s3। तो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। क्या कहलाता है बोलो? समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजनी प्रकृति का एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिनके तीनों समस्थानिकों का नामकरण किया गया। ये जो 1H1 है इसको होते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। 1H2 को बोलते हैं ड्यूटीरियम। आगे पढ़ेंगे इनको, ड्यूटीरियम थोड़ा इंतजार करो। और ड्यूटीरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो भैया प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये ड्यूटीरियम वही है जो भारी जल में पाया जाता है D2 में। हम पढ़ेंगे आगे चल के भारी जल क्या होता है। ड्यूटीरियम ऑक्साइड या D2 भारी जल होता है। और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि साहब ये भारी जल क्या होता है, इसकी खोज किसने की? तो यूरे नामक व्यक्ति ने की भारी जल की खोज। तो हम इसको पढ़ेंगे तो आप टेंशन मत लो। तो अभी तो आप इतना समझने की कोशिश करेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल और, जैसे C612, C613, C614 और C615, C616, ऐसे एक और है C617। तो एक ही तत्व का नाम कौन है? C4 कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक सबका समान है 6 6 6 6 6। इनका परमाणु 12 13 14 15 16 17। तो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं बोलो? समस्थानिक कहलाते हैं। अब आप ये टेंशन मत लो सर हमारे परमाणु क्रमांक याद नहीं, आपको तो याद है। टेंशन मत लो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे थोड़ा वेट करो, इंतजार करो। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, समझाएंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म थी समस्थानिक। 2 बार आरएस में पूछा गया समस्थानिक किसे कहते हैं। कोई 2 उदाहरण दीजिए। आरएस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले आरएस में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर का। और एग्जाम में डेफिनेशन तो आती रहती है। कई बार रेलवे में भी जैसे एक बार डेफिनेशन पूछी चुकी है, एसएस में पूछा जा चुका है कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो परमाणु भार अलग अलग कहलाते हैं। तो ऑप्शन मिलते हैं समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोडाइपर या फिर समस्थानिक। तो समस्थानिक आ जाएगा। ओके, तो ये टर्म थी। दूसरी जो टर्म है उसका जो नाम है वो है प्रिय विद्यार्थियों समभारिक। समभारिक या आइसोवेटेड। ये जो समभारिक है या आइसोवेटेड है, इसकी अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात है। समभारिक, सम का मतलब होता है समान, और वही भार का मतलब परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। भार का मतलब ही तो होगा, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। तो क्या कहता है समभारिक? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार समान हो, समभारिक कहलाते हैं। जैसे हम मैंने लिखा 9K40 और 20Ca40, 18Ar40। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, आर्गन है, एक अक्रिय गैस होती है आर्गन, बताएंगे। इसका परमाणु क्रमांक 18। ये के पोटेशियम एक धातु, इसका 19। ये कैल्शियम एक धातु है 20। तो परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है तीनों का, परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, लेकिन गौर फरमाइएगा इन तीनों का जो परमाणु भार है वो 40 40 और 40 है। यानी कि समभारिक का मतलब भार समान। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, तो देखो देखते हैं क्या कहता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, वैसा तो नाम से स्पष्ट है, बताने की जरूरत नहीं होती है, आप इतने तो समझदार हो। सम का मतलब समान, समान, और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनिक संख्या। तो भैया न्यूट्रॉनिक संख्या तो जब समान होगी जब परमाणु क्रमांक भी अलग है और परमाणु भार भी अलग अलग। कहने का मतलब है वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार
अलग अलग हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सर कैसे? कि भैया उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार तो अलग अलग हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे ये मैं लिखा 11Na23, 12Mg24। ये देखो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन संख्या बराबर भार माइनस क्रमांक। अब मुझे बता प्रिय विद्यार्थियों, न्यूट्रॉन का परमाणु भार कितना है? 23, परमाणु क्रमांक कितना है? 11, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 12। ऐसे ही मैग्नीशियम का न्यूट्रॉन संख्या परमाणु भार 24, परमाणु क्रमांक 12, तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी आ गई? 12। तो इसमें सोडियम के अंदर भी 12 न्यूट्रॉन और मैग्नीशियम के अंदर भी 12 न्यूट्रॉन, तो ये हो गए सम न्यूट्रॉनिक। तो एक छोटी सी एक टर्म थी, 3 टर्म, समस्थानिक, समभारिक और समो न्यूट्रॉनिक। ये थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभार यहां से क्वेश्चन आ जाता है समस्थानिक से। आगे चल के हमारे पास एक और सिंपल सी टर्म है, छोटी सी, उसको अपन आगे चल के और गौर से समझ लेंगे थोड़ी डिटेल में। जैसे है हमारे पास एक संयोजकता या बैलेंसी। संयोजकता क्या होती है? देखो आप सभी को पता है कि सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, परमाणु पर आवेश का मान 0 होता है। लेकिन मैंने आपको देखो, कोई भी जो पदार्थ होता है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो अपने जीवन काल में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आदान प्रदान करता है। ऐसे ही जो परमाणु होते हैं या जो तत्व होते हैं, अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ साइकिल में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इनका एक प्रोटोकॉल होता है कि ये चाहते हैं कि इनका भारितम कोश आधा भरा हुआ या पूर्ण भरा हुआ हो, तो स्थायी मान लिए जाते हैं। तो कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, कुछ ऐसे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे मौके परस्त हैं, मन करे तो कभी आवश्यकता पड़े इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। वो अपने जैसे हैं, अपन को जैसा लगता है जहां वैसे व्यवहार कर लेते हैं, यहाँ लगता है ऐसा व्यवहार करना, वहां वैसा और वहां ऐसा, तो वो अपने जैसे होते हैं। कुछ एलिमेंट उनको हम पढ़ेंगे आगे चल के, धातु है धातु उपधातु। लेकिन यहाँ जब संयोजकता की बात आ रही है तो इसमें एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि कोई भी तत्व या परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा ग्रहण करता है, उसकी संयोजकता अथवा ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए अपन बात करें, एक तत्व हमारे पास सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता Na+1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसकी संयोजकता Mg+2। एल्युमिनियम 3 त्यागता है, इसकी Al+3। अगर हम बात करें क्लोरीन की 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है Cl-। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है O-2। ठीक है ना? तो ये जो एलिमेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है N-3। तो अलग अलग एलिमेंट्स की जो संयोजकता है वो अलग अलग होती है। संयोजकता क्या होती है? कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे ग्रहण करता है, संयोजकता कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, मैंने आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं हो गया +1। आपने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, आप हो गए ऋणी, कर्जदार, -1। मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं हो गया +2, धनी हो गया। मेरी संयोजकता 2, आपने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, आप ऋणी हो गए, -2। तो धीरे धीरे वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी थी। किसके बारे में बोलो भैया? संयोजकता के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये परमाणु के बारे में थोड़ा सिंपल सी हमारी एक जानकारी थी कि भाई परमाणु की संरचना क्या है और ये कुछ टर्म थी। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहां के बाद अपन क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धातु, अधातु, उपधातु पढ़ेंगे हम। एलिमेंट तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु समूह तत्व कहलाते हैं। प्रकृति में अभी तक लगभग 118 तत्वों का पता लगाया जा चुका है। नहीं है? सबसे पहला तत्व हमारा हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इनका क्रम भी जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से इनको व्यवस्थित किया वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे अपन समझ के आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ कम समझ में आया हो या नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो जिससे आपको आगे दोबारा समझाया जा सके या कोई आपकी समस्या हो तो उसका निराकरण किया जा सके। कोई दिक्कत बोलो प्रिय विद्यार्थी? यहाँ तक कोई दिक्कत? कल हम पढ़ेंगे धातु, अधातु, उपधातु, तत्व और तत्वों के प्रकार। आज इतनी रहेगा। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बड़े ध्यान से सुनेंगे। 2 लाइनें बड़ी सिंपल सी कि यूं तो इस दुनिया में हमेशा के लिए आता नहीं कोई। ध्यान देना, यूं तो
इस दुनिया में हमेशा के लिए आता नहीं कोई। कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम ऐसे चले जाएं जैसे जाता नहीं कोई। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम ऐसे चले जाएं जैसे जाता नहीं कोई। हमें बड़े जीवन में संघर्ष करना है, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना है, धीरे धीरे पढ़ करके बड़ी बड़ी मुकाम तक, ऊंचाइयों तक पहुंचना है, आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। कल आपसे बात करते हैं।